अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम आज की लैब रिपोर्ट्स इंटरप्रिटेशन वर्कशॉप क्लास में। स्टूडेंट्स, 14 जून इस वक्त 4 बज रहे हैं और हमने वर्कशॉप क्लास का आगाज़ कर दिया। जितने भी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में इस क्लास का लिंक शेयर किया जा चुका है। स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। हम आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करेंगे। तो आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुसलमान होने के साथ साथ हम सब पाकिस्तानी हैं, इस बात पर हम सबको फ़ख्र है। आइए हम अपने तराने के लिए उसके इज़्ज़त और एहतराम में खड़े हो जाते हैं। प्रोग्राम ओवरव्यू लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं लैब रिपोर्ट्स इंटरप्रिटेशन की। डिटेल्ड और एक्सटेंसिवली हम समझेंगे लैब रिपोर्ट्स की वैल्यूज़ को, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को, एग्जाम्पल्स को, और साथ साथ में आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि उसकी लर्निंग अच्छी हो सके। हम स्पेसिफिकली बात करने जाएंगे सीबीसी पर, HbA1c पर, ट्रोपोनिन लेवल पर, ईसीजी पर, यूरिन डीआर पर। ये वो टेस्ट हैं जिनको आज की इस क्लास में हम फोकस कर रहे हैं। मैं वेलकम करता हूं तमाम पार्टिसिपेंट्स को आज की इस क्लास में। जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, ये पार्टिसिपेंट्स मुख्तलिफ मेडिकल फील्ड से हैं। इसमें एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें डीपीटी के स्टूडेंट्स भी हैं, बीएसएन के स्टूडेंट्स भी हैं, बीएसएमएलटी के स्टूडेंट्स भी हैं, और मेडिकल की बेशुमार फील्ड से हैं। और पूरी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को हमने कवर किया है। जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी यूनिवर्सिटी एयर ऑफ स्टडी मेंशन करें ताकि एक गैदरिंग और नेटवर्किंग जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। मैं खुद भी आपके साथ लाइव चैट में रहूंगा और टीम डॉक्टर साकिब लेक्चर्स भी आपके साथ यहाँ पर लाइव में मौजूद हैं। हमें ज्वाइन करेंगे बीच सेशन में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ कुरैशी। वो इस वक्त यूएसए में हैं, और वक्त की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के 4 बज रहे हैं दोपहर के, लेकिन जिस स्टेट में वो मौजूद हैं तो वहाँ पर कुछ सुबह के 4, 5 या 6 बजे का वक्त होगा। तो अगर वो डायरेक्ट हमें ज्वाइन नहीं कर पाए तो उनका जो लेक्चर है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, और हो सकता है कि किसी भी वक्त में वो यूट्यूब पर हमें लाइव ज्वाइन कर लें। तो आइए अब हम एक्सटेंसिवली अपनी वर्कशॉप के मेन एरिया पर चलते हैं। जो हमने समझना है मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करूंगा और उस पीडीएफ पर हम एक्सटेंसिवली समझेंगे। आप तमाम से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी सवाल आपको पूछना होगा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ रहे होंगे। लाइव चैट में टीम डॉक्टर साकिब लेक्चर्स आपको रिस्पॉन्ड कर रही होगी। सवाल पूछिएगा और सवाल के साथ साथ अपने आप को क्लियर कीजिएगा। ये भी बताता चलूँ कि मिड ऑफ द सेशन में हम आपकी अटेंडेंस भी ले रहे होंगे। उस अटेंडेंस से आपका सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी होगा, बिकॉज हमने इसकी आपसे रिस्ट्रिक्शंस ली थी
और रजिस्ट्रेशन के बाद आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस वक्त हमने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, प्लस 29,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो हो सकता है कोई रैंडम व्यूअर भी यहाँ पर मौजूद होगा। तो रैंडम व्यूअर्स की रजिस्ट्रेशन चूंकि नहीं हुई तो सर्टिफिकेट्स उनके लिए नहीं है, सर्टिफिकेट सिर्फ उन बच्चों के लिए था जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। तो एक्टिव रहिएगा, इस पूरा 1.5 घंटा बीच में किसी एक पॉइंट पर आपकी अटेंडेंस होगी और उस अटेंडेंस की अगेंस्ट ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशॉप लैब रिपोर्ट्स एनालिसिस। जी, तो स्टूडेंट्स हम अब बात कर रहे हैं क्लिनिकल लैब रिपोर्ट्स इंटरप्रिटेशन की, और तफसील के साथ अब हम इसको समझने की बात करेंगे। ये मैनुअल जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं इसी में तमाम चीज़ें मौजूद है। हम कुछ लैब रिपोर्ट्स और उसके साथ ECG को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप तमाम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर यहाँ पर मेंशन है 0333224331। अगर कोई रैंडम व्यूअर है और वो व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है तो वो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है। याद रहे स्टूडेंट्स, डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर ये देना चाहूँगा कि मैं जो भी बात करने जा रहा हूँ पूरे इस सेशन में वो बात साइंस पर होगी, और मैं भरपूर रेफरेंस के साथ अपनी बात कर रहा हूँगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि अगर आप में से किसी को भी किसी पॉइंट को समझने की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर मुझसे पूछ सकता है कि इस पॉइंट का रेफरेंस उसे किस जगह से मिलेगा। मैं कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने नहीं रखूँगा कि मुझे ऐसा लगता है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो साइंस की बात होगी और उसके पीछे मैं भरपूर रेफरेंस अपने सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा द मोस्ट कॉमन लैब टेस्ट, दैट इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट। देखो आज की वर्कशॉप जो आपकी हो रही है इसमें हमने जो क्राइटेरिया रखा था वो मेडिकल स्टूडेंट्स था। मेडिकल स्टूडेंट्स चाहे वो प्री मेडिकल से है या वो मेडिकल की किसी भी फील्ड से है, हम ये बात जानते हैं कि उसके घर में उसके अतराफ़ में लोग हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हमें लैब रिपोर्ट्स लाकर दिखा रहे होते हैं। अब हम जब लैब रिपोर्ट्स देखते हैं तो हम सिर्फ इतना बता पाते हैं कि आपके पास उसमें क्या चीज़ कम है क्या चीज़ ज़्यादा है। अच्छा, ये बात तो कोई भी बता सकता है, जिसने कॉमर्स भी पढ़ी होगी वो भी बता सकता है, क्योंकि अब तो लैब की रेंजेस बराबर में लिखी हुई मिलती हैं आपको, तो उससे आपको कोई भी बता पाता है कि जी आपके पास अब क्या चीज़ हो रही है और वो हेमोग्लोबिन ज़्यादा है या कम है। हमारा जो काम होता है उसको इंटरप्रेट करना कि अगर एक चीज़ आपको ज़्यादा मिलती है या कोई चीज़ आपको कम मिलती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और उससे आने वाली डिजीज़ कौन सी हो सकती है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप आज की इस वर्कशॉप के नोट्स प्रिपेयर करें और उन नोट्स में वो टर्मिनोलॉजीज़ जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करें अगर आपको समझ में ना आए तो उनको पढ़ने की कोशिश करें। ये 1 से 1.5 घंटे की जो वर्कशॉप है, इस 1 से 1.5 घंटे की वर्कशॉप को मैं चाहूँगा कि आप बाद में भी पढ़ें और उसके बाद आप इस कंप्लीट टॉपिक में मास्टर हो जाएं, और फिर अगर आपसे कोई पूछता है किसी भी लैब रिपोर्ट पे तो आप उनको फ़ौरन जवाब दे सकें। सबसे कॉमन जो हम टेस्ट करते हैं वो आपके पास होता है CBC, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड पिक्चर। अब कंप्लीट ब्लड पिक्चर हमें क्या क्या चीज़ें बता सकती है, तो हम कहते हैं सर आपके पास सबसे पहले तो पैरामीटर्स आते हैं। मेजर पैरामीटर आपके पास हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा, जो रेंजेस हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं ये हम इंटरनेशनल रेंजेस मेंशन कर रहे हैं। बस अगर रीजनल रेंजेस चेंज होती हैं इससे तो आपकी कोई लैब रिपोर्ट आपके सामने आती है तो उसमें हो सकता है कि आपको लेवल चेंज नज़र आ रहा हो। हम यहाँ पर जो बात कर रहे होंगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे होंगे। हीमोग्लोबिन हम कहते हैं इट्स 13.5 to 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर व्हेन इट कम्स टू मेल्स एंड 12 to 15.5 व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स। ये आपके पास आ गई नॉर्मल रेंज। अब अगर आपके पास एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना और डिप्रेशन का मतलब होता है कम होना, अगर इसका लेवल बढ़ता है तो आप किन किन चीज़ों की तरफ सोच सकते हैं। आप सोचते हैं पॉलीसेथीमिया, आप सोचते हैं हाइपोक्सिया, आप सोचते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, आप सोचते हैं पेशेंट सीवियर स्मोकिंग पर है या सीवियर डिहाइड्रेशन में है। यानी अब आपके जहन में सारे सवाल आना शुरू हो जाते हैं कि हो सकता है वो डिहाइड्रेशन में, वो पता लगा कि बहुत शदीद गर्मी में आया था वो पेशेंट, तो आप अब इस तरफ गए कि वो तो डिहाइड्रेशन का पेशेंट है। अगर ये कम हो जाता है, डिप्रेशन का मतलब है लेवल कम हो जाना, सो आपके पास पेशेंट है एनेमिक। एनीमिया आपके पास 2 तरह का हो सकता है, माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक, यानी स्मॉल लेवल पर, सेलुलर लेवल पर और बड़े लेवल पर। उसको हेमोरेज हुआ है,
ब्लीड हुआ है या सिस्टमिक हेमोडाइलेशन हुई है, ब्लड डाइल्यूट हुआ है, इसीलिए उसका लेवल आपको कम नज़र आ रहा है। अब इसके बाद आप फिर आगे फर्दर टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो हीमोग्लोबिन आपके पास एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया आइडेंटिफाई करने का। नेक्स्ट आपके पास आता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, जिसको आप MCV कहते हैं। इसकी जो लिमिट आपके पास आती है वो 80 to 100 होती है। अब अगर इसमें आपको एलिवेशन मिलती है तो आप कहते हैं सर इट कुड बी विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपको आइडेंटिफाई हो रही है। इट कुड बी क्रॉनिक लिवर डिजीज़। डॉक्टर्स आपसे सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं कि आपने कभी अल्कोहल यूज़ किया है, तो अगर वो आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं और रिपोर्ट में आपका मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम बढ़ा हुआ देख रहे हैं और आप अल्कोहलिक पेशेंट हैं, तो वो आपको लिवर डिजीज़ की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। अगर आपके पास का लेवल कम हो जाता है, जिसको हम माइक्रोसाइटोसिस कह रहे हैं, बढ़ने पर हमने नाम दिया था मैक्रोसाइटोसिस का और कम होने पर हमने नाम दिया था माइक्रोसाइटोसिस का। तो यह हम कहते हैं सर इट कुड बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, it could be thalassemia or it could be anemia of a chronic disease. This means कि आपके पास मीन कार्पस्कुलर वैल्यू भी एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस रखता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम कोई बातें समझ में आ रही हैं और चैट पर टीम आपके साथ एक्टिव है और आपको रिस्पांस भी कर रही है। कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है तो आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? हम कहते हैं सर वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन करना, इम्यून सिस्टम मेंटेन करना। तो इम्यून सिस्टम मेंटेनेंस की आपके पास लिमिट गिवन है। अगर ये बढ़ गया तो आप कहते हैं सर देयर कुड बी एन एक्यूट बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन या कोई आपके पास ट्रॉमा हुआ है। और अगर इसका लेवल कम हो जाता है तो आप कहते हैं सर बोन मैरो सप्रेस हुई है, चूँकि बोन मैरो इसको प्रोड्यूस कर रहा था, बोन मैरो का काम था इसकी प्रोडक्शन करना, या फिर वायरल लोड बहुत ज़्यादा है या कीमोथेरेपी हुई है। यानी अब देखो, अगर एक नॉर्मल आपके पास रिपोर्ट आती है उसमें WBC का लेवल कम आता है तो आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले सवाल पूछते हैं कि कहीं आप कीमोथेरेपी तो नहीं करवा रहे। पता लगता है पेशेंट तो कीमोथेरेपी करवा रहा है। तो अगर पेशेंट कीमोथेरेपी करवा रहा है सो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि उसका जो WBC का लेवल है वो डिक्रीज़ हो रहा होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट। न्यूट्रोफिल्स भी अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं, WBCs की टाइप्स हैं। ये भी एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में रिलीज़ होते हैं और ये आपके पास फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में भी रिलीज़ होते हैं। डॉक्टर पूछता है कोई परेशानी तो नहीं है, वो क्यों पूछ रहा है आपसे? क्योंकि इस कंडीशन में न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं या फिर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन में ये कम हो जाते हैं। तो न्यूट्रोफिल अगर डिक्रीज़ हो रहा होता है तो डॉक्टर फ़ौरन आपका नेक्स्ट बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट करवाता है, यानी ये आइडेंटिफाई करवाता है कि आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। आपने अक्सर नोट किया है कि एक लैब टेस्ट के बाद वो दूसरा लैब टेस्ट लिख के देता है। हम समझते हैं कि क्यों ऐसा कर रहा है, ख़र्चा करवा रहा है हमारा, लेकिन बेसिकली वो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिम्फोसाइट्स। हम कहते हैं सर लिम्फोसाइट्स आपके पास वायरल इन्फेक्शंस में बढ़ते हैं और कम हो जाते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स में। जैसे आपके पास HIV है या किसी की स्टेरॉइड थेरेपी बढ़ रही है, तो जब डॉक्टर हाई स्टेरॉइड थेरेपी दे रहा होता है तो उसको बताता है कि आपकी लिम्फोसाइट्स का लेवल कम हो सकता है। प्लेटलेट्स का काम होता है स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में रेगुलेट करना हमारी क्लॉटिंग टाइम को। तो आप कहते हैं सर अगर इसका लेवल बढ़ता है तो आपके पास जो है वो इन्फ्लामेटरी स्टेट आ सकती है, आपके पास थ्रोम्बोसाइटोसिस आता है, या आप कहते हैं सर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। लेकिन अगर ये कम हो जाता है आपके पास, तो कम होने की कंडीशन में आप कहते हैं सर इम्यून रिस्पॉन्स डिक्रीज़ होता है या हेपेरिन लेवल डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो प्लेटलेट आपके पास जो है वो इस कंडीशन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका क्लॉटिंग फैक्टर आप उससे आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ यहाँ पर आप कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है एनीमिया की आपके पास मीन सेलुलर वॉल्यूम से, जिसको आप MCV का नाम दे रहे थे। ये आपके पास जो है वो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम था। माइक्रोसाइटिक में MCV लेवल लेस देन 80, नॉर्मोसाइटिक में MCV लेवल 80 to 100, मैक्रोसाइटिक में इट इज़ मोर देन 100। तो जब मोर देन 100 होगा तो आप कहेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी है या फोलेट डेफिशिएंसी है। अगर 80 to 100 है आप कहेंगे क्रॉनिक डिजीज़ है किडनी की, और अगर लेस देन 80 है तो आप कहेंगे आयरन डेफिशिएंसी है। यानी ये आपके पास आइडेंटिफिकेशन टूल्स हैं जिससे आप उस पर्टिकुलर डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं टाइप पर। एक सिनेरियो लेते हैं हम
वर्क एग्जाम्पल है। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ चुकी है, और जो भी मुश्किल अल्फाज लग रहे हैं उनका या तो मतलब आप चैट पर पूछ सकते हैं हमसे, या अपने पास नोट कर लें और बाद में उसको ज़रूर पढ़िएगा। अब आपके पास आता है पेशेंट प्रोफाइल। A 23-year-old female medical student presents complaining of progressive fatigue, difficulty concentrating and brittle nails. बहुत दर्द रहता है बॉडी में, चीज़ों को कंसंट्रेट नहीं कर पा रही और नाखून उसके जो है वो बहुत ब्रिटल हो चुके हैं। लैब रिजल्ट्स हैं हीमोग्लोबिन 9.5, WBC 6500, प्लेटलेट्स 380000 और MCV 72। अब आप कहते हैं सर क्या हुआ है? देखो, दो चीज़ें कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है और MCV लेवल कम है। जब MCV लेवल आपके पास कम आ रहा है, क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि अगर वो बिलो 80 होता है तो आप उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया लेते हैं। यहाँ पर अभी हमने इस बात को पढ़ा है, ये माइक्रोसाइटिक आयरन डेफिशिएंसी उसे हुई हुई है या वो थैलेसीमिया का ट्रेट है। तो आपकी क्लिनिकल जो कोरिलेशन है वो कोरिलेशन आपके पास डायरेक्टली बनती है, सर इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। और अब इसकी दो वजह हो सकती हैं। देखो, 23-year-old फीमेल मेडिकल स्टूडेंट है तो उसे मेंस्ट्रुअल लॉस भी हो सकता है या उसकी डाइटरी डेफिशिएंट है। अगला जो काम आप करवाएंगे उसका सीरम फेरेटिन लेवल होगा। सीरम फेरेटिन लेवल बेसिकली अब आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि उसका जो हीमोग्लोबिन का लेवल कम था उसकी वजह क्या थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस एग्जाम्पल से ये बात समझ में आई है आपको। अब आइए हम कुछ MCQ सॉल्व करते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि इन MCQs के आंसर्स आप लोग चैट में भी मुझे साथ साथ देंगे। मॉड्यूल 1 का MCQs हैं, अ पेशेंट लेबोरेटरी पैनल रिवील्स अ हीमोग्लोबिन ऑफ 8.2 एंड MCV ऑफ 115, विच कंडीशन इज मोस्ट स्ट्रक्चरली कंसिस्टेंट विद दीज वैल्यूज़। MCV लेवल क्या है स्टूडेंट्स, बढ़ा हुआ है या कम हुआ हुआ है? मैं आप लोगों की चैट्स को देख रहा हूं तो उसमें अब मैं देख रहा हूं कि आप लिख रहे हैं कि MCV लेवल तो बढ़ा हुआ है, मोर देन 100 है। और जब मोर देन 100 होता है तो उसको क्या होता है सर, उसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। तो चूंकि MCV लेवल इंक्रीज था तो हमने कहा इसे आपके पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। अब आपके पास आता है विच वाइट ब्लड सेल्स लीनिएज इज प्रीडोमिनेटली एलिवेटेड इन एक्यूट बैक्टीरियल पायोजेनिक इन्फेक्शन। बैक्टीरियल एक्यूट इन्फेक्शन में हमने देखा था न्यूट्रोफिल्स एलिवेट हो रहे थे, तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ रहे थे, दैट्स व्हाई आंसर इज न्यूट्रोफिल। फिर क्वेश्चन है, एन एलिवेटेड एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट विद अ रिपोर्टेड इंक्रीज इन इमेच्योर बैंड सेल्स लेस देन 10 इज रेफर्ड एज। मैं दोबारा आपको टेक्स्ट की तरफ भी लेकर जाता हूँ ताकि हम वहाँ से भी चीज़ों को समझें। वहाँ पर हमें ये मेंशन किया हुआ है लेफ्ट बैंड, जब हम न्यूट्रोफिल्स पर थे तो हम कहते हैं सर आपके पास वो डिक्रीज़ हो रहा है तो उसे आप लेफ़्ट शिफ्ट या लेफ़्ट बैंड का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस MCQ में भी जब हम देखते हैं तो हमें लेफ़्ट शिफ्ट या लेफ़्ट बैंड इसका जवाब मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, अ पेशेंट अंडरगोइंग इंटेंस बोन मैरो सप्रेशन सेकेंडरी टू ऑन्कोलॉजी कीमोथेरेपी प्रेजेंट विद अ प्लेटलेट काउंट, उसका नंबर गिवन है, व्हाट सीवियर रिस्क इज़ द पेशेंट एक्सपोज टू। अब बता दिया गया कि पेशेंट बोन मैरो सप्रेशन पे है, पेशेंट कीमोथेरेपी भी ले रहा है। अब इन दोनों कंडीशंस में अब मैं आपको लेकर आता हूँ जब इसके जवाब पर, तो हम कहते हैं सर नाउ द पेशेंट इज़ एट रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस हैमरेज। ये उसे जो है वो हैमरेज हो सकता है GI का, चूँकि प्लेटलेट लेवल अब हम देख रहे हैं कि उसका बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, ये बहुत कम प्लेटलेट है। जब कम प्लेटलेट हो जाते हैं तो बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो प्लेटलेट के लेवल से आप यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर सवाल है आपके पास, विच स्पेसिफाई स्पेसिफिक पैरामीटर ऑन अ स्टैंडर्ड CBC पैनल विल मेजर द एवरेज फिजियोलॉजिकल वॉल्यूमेट्रिक साइज ऑफ अ सिंगल सेल एरिथ्रोसाइट। इसको हम नाम देते हैं मीन कार्पसल वॉल्यूम का, कि आप उससे एक सिंगल एरिथ्रोसाइट का, एरिथ्रोसाइट से मुराद होता है हमारी RBC, तो हम उसको यहाँ पर कंसिडर करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात स्टूडेंट समझ में आई और पहली लैब रिपोर्ट आप सबको क्लियर हुई है। आइए अब दूसरी लैब रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरी लैब रिपोर्ट हमारे पास है मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन एंड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। ग्लूकोज एक बहुत कॉमन सा मटेरियल है, हम कहते हैं सर बहुत कॉमन है ग्लूकोज हमारी बॉडी में, लेकिन इस ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। HbA1c टेस्ट आपके पास एक ऐसा बायोमार्कर है जिसमें पेशेंट को, आप अक्सर ये सवाल होता है ग्लूकोज का टेस्ट करवाने जा रहे हैं, खाना खाएं या ना खाएं,
तो HbA1c का ताल्लुक खाने से नहीं है, आपने खाना खाया हुआ है या आपने खाना नहीं खाया हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। HbA1c आपके पास चेंज नहीं होता, HbA1c का लेवल उतना ही रहता है। हाँ, अलबत्ता जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ग्लूकोज टेस्ट, तो उसमें आपके पास रैंडम और फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है। थर्ड जो टेस्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं OGTT, जिसको हम नाम दे रहे हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि जो पेशेंट है हमारे पास, उस पेशेंट में ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने की, टॉलरेट करने की कितनी कैपेसिटी है। तो हम उसे हैवी ग्लूकोज का सिरप बनाकर देते हैं और आफ्टर आवर्स हम उसके ब्लड सैंपल्स को चेक कर रहे होते हैं। हमें बेसिकली चेक करना होता है कि वो कितना लेवल ग्लूकोज का अपनी बॉडी में डाइजेस्ट कर सक रहा है। क्लिनिकल कैटेगरी में जब हम नॉर्मल रेंज ले रहे हैं फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज की, तो ये आपके पास आती है लेस देन और इक्वल टू 99 मिलीग्राम पर DL। ये आपके पास नॉर्मल है फास्टिंग में, जो 10 to 12 आवर फास्टिंग है। 2 आवर्स ऑफ पोस्ट 75 ग्राम लोड OGTT, यानी आपने पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज दिया है बॉडी में, और उसके 2 घंटे बाद अगर आप उसको चेक कर रहे हैं और अगर आपको लेस देन 140 मिलता है, इसका मतलब बॉडी नॉर्मल है। और अगर HbA1c की हम बात करते हैं, तो अगर वो 5.7 मिलता है आपको या इससे कम मिलता है आपको, तो आप कहते हैं सर वो आपके पास नॉर्मल रेंज में है। 5.7 से कम, 5.7 नहीं। अगर 5.6 है, 5.4 है, तो आप कहते हैं वो नॉर्मल है। अब आता है प्री डायबिटीज़। अगर फास्टिंग में आपको 100 से 125 मिलता है, तो आप कहते हैं सर अब पेशेंट प्री डायबिटिक है। 2 घंटे बाद अगर आपको 140 से 199 मिलता है, तो पेशेंट प्री डायबिटिक है फॉर OGTT। एंड HbA1c अगर आपको 5.7 से 6.4 मिलता है, तो पेशेंट आपके पास प्री डायबिटिक कहलाएगा। डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए मोर देन 126 फास्टिंग में, मोर देन 200 2 आवर्स ऑफ पोस्ट 75 ग्राम लोड में, और मोर देन या इक्वल टू 6.5 HbA1c में। याद रहे स्टूडेंट्स, जब कभी आपको OGTT टेस्ट करना होता है तो उससे पहले HbA1c कराना लाजिम है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपका अपना कोई प्यारा OGTT टेस्ट करवा रहा है तो पहले उसका HbA1c ले लें। अल्लाह ना करे अगर पेशेंट डायबिटिक है, आपको नहीं पता और आपने उसका OGTT करना स्टार्ट कर दिया, तो जिधर आप उसको 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे तो उसका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा शूट हो जाएगा, उसे हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होगी। मोस्टली जो OGTT टेस्ट है वो प्रेगनेंसी में किया जाता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ का, चूँकि ये चेक करना होता है कि वो इस लेवल को कितना मेंटेन कर सकते हैं। उससे पहले भी उनका HbA1c टेस्ट करना लाजिम है। आप HbA1c कर लें या फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट कर लें, दोनों सूरतों में आपको ये करना लाजिम इसलिए कि अगर वो आपको नॉर्मल या प्री डायबिटिक मिलता है, जब नॉर्मल मिलता है तब आप प्रोसीड करते हैं, प्री डायबिटिक पे भी आप प्रोसीड नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए भी रिस्क होता है इसमें। अब यहाँ पर हम विजुअलाइजिंग HbA1c डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अगर देखते हैं HbA1c वैल्यू पर, तो ये आपको नॉर्मल, प्री डायबिटिक और ओवर डायबिटिक रेंज में लेकर आता है कि पहली आपके पास रेंज जो है वो 5.6 तक आ रही है, फिर 5.7 तक आ रही है, फिर 5.7 से 6.4 आ रही है, एंड देन उससे आपके पास मोर देन 61 आ रही है। तो मैं चाहूँगा कि रेंज आपको याद रहे, चूँकि जब आपको देखो आज आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो तो इसका ये डेफिनेटली मतलब है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। एक अच्छे बच्चे की जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी होती है या सलाहियत होती है कि वो चीज़ों को याद रखने की कोशिश करता है, और जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी ना, उतना याद रखिएगा बेटा कि आपके पास एक इनर कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, और वो इनर कॉन्फिडेंस बहुत होगा आपके लिए। सॉल्व वर्कशॉप में आइए अब इसकी केस स्टडी लेते हैं। A 45-year-old sedentary male presenting for a baseline checkup due to strong paternal history of type 2 diabetes. टाइप 2 डायबिटीज़ की हिस्ट्री लेकर आया हुआ है, फादर की तरफ से, सेडेंट्री मेल है, एक जगह पर है, ज़्यादा मूव नहीं करता। लैब रिपोर्ट्स हैं, फास्टिंग प्लाज्मा 112 है, आप कहते हैं ठीक है। 2 आवर पोस्ट आपके पास 154 है और HbA1c 6.1 है। तो जब आप फास्टिंग लेवल पे आते हैं तो आप कहते हैं सर इसको लेस देन 100 पर आप ले रहे थे, लेकिन ये ओवर डायबिटीज़ की रेंज में भी नहीं आ रहा, तो आपने कहा चलें ये तो ठीक हो जाता है। OGTT पे आते हैं तो आप कहते हैं 154 आ रहा है, ये भी 140 से 199 के ब्रैकेट में आ रहा है। HbA1c देखते हैं वो 6.1 आ रहा है। तो सारी बातें देखने के बाद हमें ये बात समझ में आती है कि जो पेशेंट है
ये पेशेंट हमारे पास अब प्री डायबिटिक है। चूँकि जो तीनों लैब रिजल्ट्स हैं वो उसकी प्री डायबिटीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अब आपके पास जो एक्शन आप परफॉर्म कर रहे होंगे वो उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे। अब आप उसको कहेंगे कि आपने चीनी अपनी लाइफ से कम करनी है, दूध आपने स्किम मिल्क इस्तेमाल करना है, रोटी के बजाय आपको ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करना है। सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस पे आप जाएंगे, अभी आप कोई मेडिसिन शुरू नहीं कर सकते। वैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर फर्स्ट लाइन मेडिसिन क्या होगी, तो इसका जवाब होगा मेटफॉर्मिन। हम मेटफॉर्मिन से स्टार्ट करते हैं और फिर हमें मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन लेना होता है, सीटामेट के नाम से आपके पास आता है, एंड देन फिर हम इंसुलिन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following glycolated hemoglobin percentage satisfies the formal American Diabetes Association diagnostic threshold for clear diagnosis of diabetes? अगर किसी को 6.5 है, इसका मतलब उसे डायबिटीज़ है, रेंज से ऊपर निकल गया। अच्छा, ये आपके पास जो है वो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की रेंज है। A 26-year-old patient that is pregnant at 24-week gestation is evaluated by an oral OGTT. दिस डायनामिक मेटाबॉलिक चैलेंज इज स्पेसिफिक स्क्रीनिंग फॉर, हम चेक कर रहे हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस से हमारी क्या मुराद है, हम चेक करने जा रहे हैं कि जो प्लासेंटा से मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट में उसकी जो पूरी गेस्टेशन पीरियड है तब वो डायबिटीज़ मेलाइटिस तो नहीं जनरेट कर लेगा। चूँकि अगर जनरल डायबिटीज़ मेलाइटिस चेक करना है तो उसके लिए आपके पास नॉर्मल लैब टेस्ट होता है। फिर क्वेश्चन है HbA1c लैब वैल्यू सर्व एज अ फंक्शनल क्लिनिकल इंडिकेटर of plasma glucose average over what biological duration? तो हम कहते हैं सर दैट्स अराउंड 2 to 3 months। चूँकि आपके पास जो एथ्रोसाइट का पेरिफेरल टाइम है वो 120 डेज़ है, सो आप इसके बीच में ग्लाइसेमिक कंट्रोल अपना ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है पेशेंट अंडरगोज अ 75 ग्राम ऑफ OGTT मेटाबॉलिक पाथवे, 2 घंटे बाद आपको रिटर्न 125 मिलता है। सर दैट्स प्योरली नॉर्मल, इसमें आपके पास जो है वो कोई इशू नहीं है, कोई प्री डायबिटिक नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आपके पास है। देन इन विच क्लिनिकल सिनेरियो शुड अ पेशेंट डिस्प्ले एन आर्टिफिशियली और फॉल्सली डिक्रीज HbA1c परसेंटेज डिस्पाइट सफरिंग फ्रॉम परसिस्टेंट अंडरलाइंग हाइपरग्लाइसीमिया? अब किस सिनेरियो में हम कहते हैं कि सर पेशेंट का HbA1c फॉल्सली डिक्रीज हो सकता है? सर अगर उसे एक्टिव हेमोलाइटिक एनीमिया है, हेमोलाइटिक एनीमिया से मुराद है ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन सेल्स, तो अगर उनका ब्रेकडाउन हो रहा है तब आपके पास जो है वो HbA1c लेवल कम हो जाता है। इसको हम फॉल्स इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वो प्री डायबिटीज़ या नॉर्मल की तरफ नहीं जा रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मॉड्यूल भी आप सब लोगों को क्लियर है और आपकी चैट्स को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि आप इस लर्निंग को एंजॉय भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और आपको रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो लैब टेस्ट है वो है कार्डियक ट्रोपोनिन। देखो रात का वक्त है, 2 बजे का वक्त है, किसी इंसान को लेफ़्ट साइड पर दर्द होता है हाथ में, और दर्द होने के बाद उसको पसीने आते हैं, वो एग्रेसिव होता है, उसकी सांस बंद होती है, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है, वो सो जाता है। अब सुबह जब वो उठता है तो वो डॉक्टर की तरफ जाता है और डॉक्टर को सारे सिम्टम्स बताता है। अब डॉक्टर अगर उसका ECG करवाएगा तो वो नॉर्मल आएगा, चूँकि ये सब तो हुआ रात को था, अभी तो वो ठीक है, अभी तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो ये सब तो रात का मामला था, दिन में तो वो ठीक हो चुका है। अब उसको जब डॉक्टर ने ECG किया तो सही आया, डॉक्टर के पास एक चॉइस है, उसका ट्रोपोनिन लेवल चेक करेगा। चूँकि ट्रोपोनिन लेवल आपकी बॉडी में हार्ट अटैक के बाद इंक्रीज़ होता है। ट्रोपोनिन बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन पर रिलीज़ होता है और जब हार्ट के सेल्स को स्ट्रिंजेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो वहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है। तो हम यहाँ पर अब कहते हैं सर इट विल लीव द पैटर्न फॉर डायनेमिक काइनेटिक शिफ्ट फॉर ओवर 1 to 3 आवर्स। ये इंक्रीज़ हो रहा होता है इसका लेवल, और यहाँ पर आपके पास देखो आता है रेड में आपके पास है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और क्रॉनिक लीक है आपके पास क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, जो डॉटेड लाइंस आपको दी हैं, मतलब 2 कंडीशन में रिलीज़ हो रहा होता है, एक आपके पास क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर में और सेकंड आपके पास एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। हमने शायद 2 मरतबा ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया एक्यूट और क्रॉनिक, तो इसका मतलब क्या था आइए ये भी समझ लेते हैं। एक्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई चीज़ जो फौरी तौर पर हो जाए, फ़ौरन हो जाए, और क्रॉनिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो एक लंबे अरसे से हो रही हो, जिसको बहुत टाइम हो चुका हो। तो जब हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तो दैट मीन्स वक्त हो चुका है, और जब हम कहते हैं एक्यूट कोई कंडीशन आ रही है तो उसको हम कहते हैं कि वो फ़ौरन हुआ था। आइए केस पर आते हैं। 60-year-old मेल है जो एमरजेंसी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट किया गया है, कंप्लेनिंग ऑफ सडन ऑनसेट क्रशिंग सबस्टर्नल चेस्ट प्रेशर।
लैब रिपोर्ट्स देखते हैं तो प्रेजेंटेशन आपके पास 0 आवर में जो है वो 12 नैनोग्राम आ रहा है, बेस लाइन आपकी लेस देन 14 है। रिपीट किया तो ये 450 हो गया। नाउ जब ये इंक्रीज़ हुआ तो आपने कहा सर नाउ दिस इज़ अ बायोमार्कर फॉर हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो नंबर स्टेप 1, अंडरस्टैंड द लैग फेज। फर्स्ट ट्रोपोनिन वैल्यू आपके पास नॉर्मल थी, चूँकि पेशेंट आपके पास फ़ॉरन इस्केमिक पेन पर लाया गया था तो उसका लेवल बढ़ा ही नहीं था अभी। उसके बाद इसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ, तो आपने 3 आवर फॉलोअप लिया और फिर उसके बाद आप अगेन 3 आवर फॉलोअप लेते हैं। यानी ये फॉलोअप आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि अगर ये फॉलोअप आप नहीं लेंगे तो इसका मतलब होगा कि अब ट्रोपोनिन के लेवल को आप मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, और ट्रोपोनिन का लेवल ही बेसिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि इट वाज कार्डियक अरेस्ट और इट वाज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तमाम बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और आप क्लियर हैं अपने टॉपिक्स पर। जो भी चीज़ आपको ना समझ में आए, आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप चैट करेंगे और चैट पर टीम डॉक्टर साकिब लेक्चर्स आपके दरमियान मौजूद है। मॉड्यूल 4 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो अब सवाल है, फॉलोइंग द एक्यूट ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है सर? कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो बेसिकली ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट को। तो अगर वहाँ पर आपके पास टिश्यू नेक्रोसिस हो रहा है और क्लिनिकल टाइम फ्रेम में कार्डिक ट्रोपोनिन कितने टाइम बाद आपके पास पेरिफेरल सर्कुलेशन में आता है, तो ये 3 से 4 घंटे बाद रिलीज़ होता है और फिर इसका लेवल एलिवेट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लिनिकल पेशेंट presents with a chronically stable elevated cardiac troponin score, that is 28 nanogram, over a window of 6 hours. This is non-ischemic pattern. This non-ischemic pattern is most characteristic of, sir, it is chronic end-stage renal disease. चूँकि ट्रोपोनिन लेवल आपके पास 6 आवर विंडो के बाद बढ़ा है, और हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास 2 सूरतों में ही ट्रोपोनिन लेवल बढ़ता है। एक ट्रोपोनिन लेवल बढ़ता है जब आपके पास हार्ट अटैक है जिसका लेवल 450 पे गया था, और 28 नैनोग्राम पर लीटर में आप कहते हैं सर इट्स अ रीनल डिजीज़, किडनी फेलियर। विच स्पेसिफिक लैब एंजाइम मार्कर हैज़ बीन क्लिनिकली सप्रेस्ड बाय कार्डियक ट्रोपोनिन I or T due to troponin's vastly superior tissue specific to the necrosis। सर बेसिकली क्रिएटिनिन काइनेज जो है वो आपके पास यहाँ पर क्लिनिकली सप्रेस होता है। तो CKMB was one of the standard marker for reinfarction, but it can also rise during the skeletal muscle injury। तो कार्डिक ट्रोपोनिन आपके पास जो है वो यूनिक है कार्डिक मायोसाइट्स पर, तो जो आपके पास सुपीरियर डायग्नोस्टिक स्पेसिफिसिटी बताते हैं। यानी क्रिएटिनिन काइनेज से अगर आप पता लगाना शुरू करेंगे तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि स्केलेटल मसल का था या कार्डिक मसल का था, लेकिन ट्रोपोनिन आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्डिक मसल्स के लिए। तो जो बेहतर टेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं वो ट्रोपोनिन I होता है। नेक्स्ट है, अ पेशेंट विथ क्लासिकल एंजाइनल पेन डिस्प्लेज अ नॉर्मल ट्रोपोनिन बेसलाइन एट 0। व्हाट इज़ द करेक्ट नेक्स्ट स्टेप? सर रिपीट द लेवल इन 3 आवर्स। चूँकि इनिशियल स्टेज पर तो आपको बिल्कुल प्रॉपर दे रहा था वो, लेकिन आपको इसके बाद के स्टेज पर उसको चेक करना था। फॉलोइंग अ मैसिव ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एलिवेटेड लेवल आपके पास कब तक रहता है? तो सर 10 to 14 डेज़। तभी हमने कहा था कि जो नॉर्मल आपका ECG है वो आपके पास कुछ आवर्स के बाद वो ठीक हो जाता है, तो आइडेंटिफाई नहीं होता, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्रोपोनिन ये आपके पास 10 से 14 दिन तक रहता है। यानी 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, 9 दिन बाद, 10 दिन बाद कोई पेशेंट जाता है और चेक करवाता है, तब भी इसका लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा और आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है यूरिनालिसिस एंड माइक्रोस्कोपी। स्टूडेंट जब हम ड्रग का मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम एक टर्म पढ़ते हैं ADME, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ड्रग का जितना बॉडी में आना इम्पॉर्टेंट है उतना ही ड्रग का बॉडी से जाना इम्पॉर्टेंट है। तो आप कहते हैं कि आपके पास ड्रग का जाना भी इम्पॉर्टेंट है, वो एक्सक्रीशन है। तो एक्सक्रीशन आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी बॉडी के पैरामीटर को समझने का, क्योंकि अगर एक्सक्रीशन डैमेज हो रही है तो इसका मतलब है कि बॉडी में आउटपुट ख़राब हो रहा है, और आउटपुट ख़राब हो रहा है इसका मतलब बॉडी का कोई पैरामीटर डैमेज्ड है। तो अब यूरिनालिसिस में, यूरिन DR में हम क्या चेक कर रहे होते हैं? हम कहते हैं सर ल्यूकोसाइट, ईस्ट्रेज और नाइट्राइड इसको नेगेटिव होना है, ये स्टैंडर्ड बेसलाइन है। आपकी यूरिन में ल्यूकोसाइट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको यूरिन में ल्यूकोसाइट्स आते हैं इसका मतलब है कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है आपको, जिसको हम UTI कहते हैं। प्रोटीनूरिया नेगेटिव या ट्रेसिस,
ट्रेसेस कितनी है 150 लेस देन 150 मिलीग्राम पर डे, तभी मैंने इसको ट्रेस कहा है, ना होने के बराबर है। फिर हम कहते हैं सर माइक्रोस्कोपिक हेमाटोयूरिया लेस देन 3 RBC पर HPF, इससे ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि सर खून आ रहा है यूरिन में, जो आपके पास RBC का डैमेज है। सेलुलर कास्ट हम कहते हैं नहीं होने चाहिए। RBC WBC ये सेल्स आपको यूरिन में नहीं होते हैं, और अगर यूरिन में हैं तो ये पस जनरेट कर रहे हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हम कहते हैं सर पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया मौजूद है, नेगेटिव का मतलब है कि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया आपके पास मौजूद नहीं है। आइए केस स्टडी पे चलते हैं। तो केस स्टडी आपके पास है अ 28-year-old फीमेल प्रेजेंट विद एक्यूट डिस्यूरिया, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड पेनफुल सुप्राप्यूबिक प्रेशर। ठीक है, लैब रिजल्ट्स आपको कहता है कलर क्लाउडी है, ल्यूकोसाइट पॉजिटिव हैं, नाइट्राइट्स पॉजिटिव हैं, और 25 WBC पर HPF यानी हाई पावर यील्ड आ रहे हैं। सो नंबर 1 आप कहते हैं कि सर वाइट ब्लड सेल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वाइट ब्लड सेल का लेवल देखो बढ़ रहा है, तो आपके पास इन्फ्लामेशन हो रही है पूरी यूरिनरी ट्रैक की, इसीलिए वहाँ WBC ज़्यादा आए हुए हैं। बैक्टीरियल मार्कर आपके पास पॉजिटिव है, नाइट्राइट टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में प्रेजेंस है इकोलाई का, जो कि इकोलाई इसके लेवल को इंक्रीज़ करता है। सो ये क्लिनिकल फाइंडिंग आपको लेकर जाती है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या उसको हम कहते हैं एक्यूट सिस्टाइटिस। एक्यूट का मतलब हो जाएगा फौरी तौर पर होने वाला, और सिस्टाइटिस सिस्ट की इन्फ्लामेशन है। फर्स्ट लाइन जो मैनेजमेंट है उसमें हम एम्पायरिक एंटीबायोटिक सिलेक्शन करते हैं। हम ड्रग्स को जब समझते हैं तो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन, और एक टर्म होती है प्रिस्क्राइब मेडिसिन। ओवर द काउंटर मेडिसिन में आपके पास पेन किलर्स आ जाते हैं कि अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और आपको टैबलेट्स चाहिए तो आपको पेन किलर्स बआसानी दी जा सकती हैं, लेकिन आपको एंटीबायोटिक नहीं दी जा सकती जब तक आप उसका लैब कल्चर नहीं दिखाते। अब हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ये है कि हम एंटीबायोटिक्स भी ऐसे ही दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको चाहिए उसको एंटीबायोटिक मिल जाती है। जब तक आप लैब रिपोर्ट्स का कल्चर नहीं कर लेते आप उस वक्त तक उसे एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास है माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन ऑफ स्पिनिंग यूरिन सेडिमेंट रिवील दैट द प्रेजेंस ऑफ वाइट ब्लड सेल कास्ट इज पैथोजेनोमिक फॉर विच डिजीज स्टेट। तो सर बेसिकली आपके पास WBC आपको मिल रहा है तो कंडीशन बन जाती है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास जो ल्यूमेन है रीनल ट्यूब्यूल का, वहाँ से WBCs की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि इसीलिए वो यूरिन में आपको मैक्सिमम मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है सिम्पेटोमेटिक पेशेंट्स यूरिन डिप सिक इज पॉजिटिव फॉर ल्यूकोसाइड इस्ट्रेस बट नेगेटिव फॉर नाइट्राइट। सो व्हाट इज़ द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। आप कहते हैं सर इन्फेक्शन नॉन नाइट्राइट प्रोड्यूसिंग जीनस से हो रहा है। थोड़ी देर पहले हमने कहा था जो नाइट्राइट प्रोड्यूसिंग जीनस थे वो आपके पास था जैसे इशीरिशिया कोलाई, लेकिन यहाँ पर चूंकि नाइट्राइट लेवल आपके पास नहीं बढ़ रहा तो इकोलाई नहीं है। आप कहते हैं सर यहाँ पर जो आपके पास बैक्टीरिया आता है उसे हम नाम देंगे एंटेरोकॉकस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस शोइंग अ हाईली डिस्मॉर्फिक रेड ब्लड सेल points towards the bleeding originating from which the anatomical site। तो सर बेसिकली जो आपके पास अब यहाँ से ब्लड की बात हो रही है, तो अगर मैं आपको बेसिक फिजियोलॉजी की तरफ लेकर जाता हूँ तो बेसिक फिजियोलॉजी बताती है कि जो ग्लोमेरुलस है, बाउमन्स कैप्सूल्स और ग्लोमेरुलस, यहाँ पर आपका जो RBC है यानी जो ब्लड है, जो प्रोटीन है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो स्टॉप होते हैं। अगर आपको वो मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उस स्टेज पर स्टॉप नहीं हो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद विच फाइंडिंग ऑन अ स्टैंडर्ड यूरिनालिसिस रिपोर्ट। तो सर आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, प्रोटीन लेवल बढ़ता है उसमें, तो आप कहेंगे सर दैट्स बेसिकली हैवी प्रोटीन यूरिया। इस मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट of a urinalysis report turns positive due to presence of bacterial enzyme that reduce dietary nitrate। तो याद रहे स्टूडेंट जो इकोलाई था वो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहा था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक जहन में आपके सवाल उभर रहा होगा, अभी नहीं तो शायद बाद में, कि सर इकोलाई तो नॉर्मल फ्लोरा है, फिर वो इन्फेक्शन कैसे कॉज कर रहा है। देखो बैक्टीरिया की जो लोकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फ्लोरा सिर्फ अपनी लोकेशन में अगर रहता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर वो लोकेशन को चेंज करेगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा।
इकोलाई आपको नेफ्राइटिस भी कॉज करवाता है। यही इकोलाई आपकी इंटेस्टाइन में अगर है तो आपको फ़ायदा पहुंचाता है, एब्जॉर्प्शन और सिंथेसिस ऑफ विटामिन करवाता है। तो उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। मॉड्यूल नंबर 6 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास लिवर फंक्शन टेस्ट। देखो, लिवर को हम इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं चूँकि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हैं जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से होकर गुजरती हैं, जिसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो लिवर से होकर गुजरता है। तो लिवर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो जाता है इस फीचर से। सेकंड फीचर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लिवर में आपके पास मौजूद है बाइल जूस। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स, और बाइल सॉल्ट्स का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड्स होते इमल्सिफाई आपकी इंटेस्टाइन में जाकर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इससे पहले तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा होता है। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जिसमें हम कहते हैं सर हमारे पास ALT और AST एक्ट करता है एज अ डायरेक्ट बायोमार्कर, जो एक्यूट हेपेटोसाइट स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन इंजरी के लिए आपके पास बायोमार्कर के तौर पे काम कर रहा होता है। अब आइए इसके केस पर आते हैं डायरेक्टली बात को समझने के लिए। तो 40 ईयर ओल्ड मेल है, रिप्रेजेंट कर रहा है एक्यूट सिवियर राइट क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन। राइट साइड पर अपर क्वाड्रेंट पे एब्डोमिनल पेन है जो इसकी स्कैपुला तक रेडिएट कर रहा है, फैलता हुआ जा रहा है आफ्टर कंज्यूमिंग फैटी मील, जब वो चिकना खाता है। अच्छा, अब आपने देखा ALT लेवल 65 है, एलिवेटेड है, AST एलिवेटेड है, 4 ALP एलिवेटेड है, एल्बुमिन लेवल भी हाई है। तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसकी बॉडी में चूँकि लेवल बढ़ रहा है तो उसके पास आपके पास अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल भी बढ़ रहा है। तो आप कहते हैं सर उसको कॉलिस्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन पैटर्न जनरेट हो रहा है। अब बिलीरुबिन से अगर कोरिलेट करेंगे तो जो एलिवेट लेवल है बिलीरुबिन का, वो आपके पास इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है कि कहीं हो सकता है आपके पास बिलियरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो, जैसे कोलिथियासिस हुआ हो। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास होता है, अब अल्ट्रासाउंड करेंगे स्टमक का कि उसको स्टमक में पेन हो रहा है, कहीं किसी एक्यूमुलेशन की वजह से नहीं हो रहा। आइए इसके सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, पेशेंट प्रेजेंट्स टू द हॉस्पिटल विद ALT लेवल ऑफ 2450 एंड AST लेवल ऑफ 2100। दिस प्रोफाइल 1000 यूनिट एलिवेशन पॉइंट इज़ बेसिकली फॉर, अब चूँकि एलिवेटेड पॉइंट है तो हम कहते हैं सर एक्यूट हेपेटोसेलुलर इंजरी होगी या टॉक्सिक अमीनोफिन या वायरल हेपेटाइटिस। यानी बहुत ज़्यादा उस पेशेंट ने अगर पेनाडोल खा लिए, जिसको हम बंटी की तरह खा रहे होते हैं, वो कितना डेंजरस है, उसका डोज है मैक्सिमम आपके पास 4000 मिलीग्राम पर डे। इससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो वो आपकी एक्यूट हेपेटोसेलुलर इंजरी कॉज कर सकता है, या फिर हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C। फिर क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग पैरामीटर ऑन अ स्टैंडर्ड लिवर पैनल मेजर्स द लिवर्स डायरेक्ट बायोसिंथेटिक कैपेसिटी। तो सर बेसिकली सीरम एल्बुमिन का ये काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोलेटेड एलिवेशन ऑफ ALP इज नोटेड इन अ पेशेंट विद नॉर्मल GGT लेवल। अब क्या एटियोलॉजी है सर? बेसिकली आपके पास जो ALP लेवल अब बढ़ रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बोन टिश्यू, चूँकि GGT लेवल तो आपके पास नॉर्मल है। Which serum transaminase enzyme is considered more specific for hepatic parenchymal injury because it is found primarily within the liver tissue? तो basically that is ALT। अब आप कहेंगे सर ALT ही क्यों? So ALT कंसनट्रेट होता है विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ हेपेटोसाइट। अगर AST हम कहें तो वो आपके पास मौजूद होता है कार्डियक सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यानी आपके पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ रहा है, PT टाइम इंक्रीज हो रहा है, दैट फेल्स टू करेक्ट आफ्टर अ सिस्टमिक विटामिन K सप्लीमेंट। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर? आपके पास एडवांस सीवियर हेपेटिक पेरेन्काइमल फेलियर है, जिसको हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। यानी जब इलाज करते वक्त डॉक्टर ये फील करता है कि अब प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो वो दूसरे कॉन्सिक्वेंस की तरफ जाता है, दैट इज़ लिवर सिरोसिस। मॉड्यूल 7 की तरफ आते हैं। मॉड्यूल 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम इसको टच कर रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम आम लफ्ज़ों में नाम देते हैं ECG का। देखो, हमारे जो हार्ट बीट है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हार्ट के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं, उसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी को, तो हम कहते हैं राइट एट्रियम में मौजूद होता है SA नोड, साइनोएट्रियल नोड। वो पेस को जनरेट करता है जो AV नोड तक जाता है। AV नोड में मौजूद है बंडल ऑफ हिस, एंड देन वेंट्रिकल वॉल्स में मौजूद है परकंजी फाइबर्स। ये पूरी बॉडी में फैल रहा है। ये जो आपका इम्पल्स फैल रहा है, इस इम्पल्स को अगर आप रिकॉर्ड कर लेते हैं किसी ग्राफ पेपर पे, तो उसी को हम नाम दे रहे होते हैं ECG, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। इस ECG को अगर हम देखते हैं तो इसमें बेसिकली आपको 3 चीज़ें मिलती हैं।
पी वेव, आर वेव और टी वेव। पी वेव आपके पास स्टार्ट में जनरेट हुई हुई है, आर वेव आपके पास क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहलाता है और टी वेव आपके पास उसके बाद बनती है। अब इनका मतलब क्या था? पी आर इंटरवल यानी पी और आर के दरमियान में जो गैप है वो कितना होना चाहिए? सो इट्स 120 to 200 ms, दैट इज़ अराउंड 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस। अगर ये प्रोलॉन्ग आता है तो इट कुड बी अ फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर साइड आपकी ब्लॉक हुई हुई है। अगर ये शॉर्ट हैंड आता है तो प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम है, यानी ईसीजी को देखकर डॉक्टर कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्यूआरएस ड्यूरेशन, तो क्यूआरएस की ड्यूरेशन है लेस देन 2.5 स्मॉल बॉक्सेस। अगर ये वाइड मिलता है आपको तो राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हुई हुई है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया है या इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम है। तो डॉक्टर जब ईसीजी देखता है और फिर दवा शुरू कर रहा होता है तो उसके पीछे उसकी ये बेस होती है। क्यूटी इंटरवल, ये आपके पास जो है वो लेस देन 450 ms है। अगर ये प्रोलॉन्ग होगा तो हम कहते हैं सर पेशेंट आपके पास रिस्क पर है कि उसकी बॉडी में कार्डियक आउटपुट डैमेज हो रहा है और ये आपके पास ड्रग से हो सकता है, फ्लोरोक्विनोन्स, मैक्रोलाइड्स, एजोल्स, ये एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीसाइकोटिक्स हैं। अगर फिजूल में आप ले रहे हैं, मतलब आप खामा में दवा खा रहे हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं थी आपने दवा खा ली, तो आपके हार्ट रेट को किस तरह से डैमेज कर सकता है। एसटी सेगमेंट हम कहते हैं सर, ये एक नॉर्मल सी लाइन आपको मिलेगी, इसको हम आइसोइलेक्ट्रिक लाइन कहेंगे। अगर ये एलिवेट है तो पेशेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ जा रहा है, और अगर ये डिप्रेस है तो पेशेंट इस्कीमिया की तरफ जा रहा है, या फिर एक ड्रग है डिजॉक्सिन जिसका इफ़ेक्ट होता है। ये हम कहते हैं हर दवा का साइड इफ़ेक्ट है, तो डिजॉक्सिन भी एक दवा है जिसके इफ़ेक्ट में ये आता है। टी वेव में आपके पास आता है एसिमेट्रिक अपराइट इन मोस्ट लीड्स। ये अगर आपके पास पीक बढ़ती है तो इसके पास आपके पास हाइपरकैलेमिया है, और अगर ये इन्वर्टेड होती है तो आपके पास ये डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल कंसंट्रेशन है। कंडीशन आती है, एक 72 ईयर ओल्ड मेल है जो स्टैब्लिश होता है द हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अभी हमने कहा कि कोरोनरी आर्टरी किस लिए इस्तेमाल की जाती है। कोरोनरी आर्टरी का काम है हमारी बॉडी में कंट्रोल करना हार्ट के ब्लड को। सडन सीवियर क्रशिंग रेस्ट्रोस्टाइनल प्रेशर है, ठीक है सर। लैब रिपोर्ट देखते हैं तो 3 mm अपवर्ड आता है एसटी सेगमेंट, लीड्स V1 through V4, जो लीड्स उसकी आपने यूज़ की है, ठीक है। वेव फॉर्म पैथोलॉजी आप कहते हैं एसी सेगमेंट बढ़ा हुआ है तो ये एबनॉर्मल है, तो आप इसको लेकर जाते हैं जिस कंडीशन पर वो आता है आपके पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो एक एसी सेगमेंट का इंक्रीज़ होना आपके पास आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ लेकर जा रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि हमने कहा लैब रिपोर्ट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे आपको किसी भी डिजीज़ तक पहुंचने में हेल्प मिल रही होती है। एमसीक्यूज़ पे आते हैं तो व्हाट मैकेनिकल फिजियोलॉजिकल इवेंट डज द पी वेव रिप्रेजेंट। पी वेव बेसिकली क्या बता रही है आपको? तो पी वेव बताती है एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो अगर पी वेव आपके पास एलिवेट हो जाएगी तो आप कहेंगे सर एट्रियल डीपोलराइजेशन आपके पास डिले हो रही है। सो इस तरह आपको पता लगता है कि किस एरिया में डैमेज है। ईसीजी ट्रेस डिस्प्ले करता है रेगुलर रिदम, पीआर इंटरवल ट्रैकिंग है 260 पर, दैट इज़ इक्वल टू 6.5 स्मॉल ग्राफ। दिस रिप्रेजेंट विच ब्लॉक सिनेरियो। आपका एवी ब्लॉक है, अभी पहले हमने पीछे पढ़ा इस बात को कि एवी ब्लॉक हो जाएगा, एट्रियोवेंट्रिकल ब्लॉक हो जाएगा। टॉल सिमेट्रिकल नैरो पीक टी वेव्स, अब उसने कह दिया नैरो पीक टी वेव्स, आप फ़ौरन चले गए हाइपरकैलेमिया पर, चूँकि वन ऑफ द consequences. A student analyze an ECG and a measure of a widened QRS duration of 140, which is the following condition. बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है सर, क्योंकि आपको एलिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड लास्ट क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल और डाउन स्लोपिंग एसी सेगमेंट डिप्रेशन कपल्ड विद डीप टी वेव इन्वर्जन। तो ये बेसिकली आपके पास सब एंडोक्राइनल मायोकार्डियल इस्कीमिया की तरफ आप जा रहे हैं, बिकॉज आप डाउन स्लोपिंग पर हैं एसी सेगमेंट पर, एसी सेगमेंट डिप्रेस होता जा रहा है, तो टी वेव इन्वर्जन भी हो रही है। टी वेव इन्वर्जन से आप डायरेक्ट चले गए यहाँ पर सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इस्कीमिया पर। आपका जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये शेयर भी कर दिया जाएगा अभी, ताकि कोई पॉइंट अगर आपको दोबारा पढ़ना हो तो वहाँ से आप पॉइंट पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है। अगर कोई सवाल आपको पूछना है तो आप चैट पर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम प्रोग्राम को आगे प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की
वो आपको समझ में आई हैं, आप उसको अब आइंदा यूज़ भी करेंगे, आप और लोगों को समझाएँगे, दोस्तों को समझाएँगे, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम लोगों का, जिन तमाम लोगों ने इस वर्कशॉप को अटेंड किया, 1.5 घंटे की इस क्लास में हमारे साथ मौजूद रहे। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रगुज़ार हूँ जो इस वक्त हमारी क्लास में मौजूद रहे। मैं टीम डॉक्टर साकिब लेक्चर्स के तमाम वॉलंटियर्स का शुक्रगुज़ार हूँ जो इस 1.5 घंटा आप सबके साथ कनेक्ट रहे। और अब वो वक्त है कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आइंदा आप डॉक्टर साकिब लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं, तो आप अब यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। टीम नोट कर रही है इन कमेंट्स को और इंशाल्लाह आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम उनको भी आपके सामने पेश कर रहे होंगे। और डेफिनेटली मैं आपसे फीडबैक चाहूँगा, बिकॉज आपका जो फीडबैक है वो बहुत वैल्यूएबल होता है हमारे लिए और उसको हम रीड करके खुद को इम्प्रूव भी कर रहे होते हैं। तो कोई सजेशन, कोई फीडबैक अगर आप देना चाहें, सो वी आर ओपन फॉर योर फीडबैक्स एंड सजेशन। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया क्लास में रहने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप तमाम लोग। अल्लाह हाफिज़।